सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाई कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे थे 12th साइंस का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब तक जितने भी अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वीडियो देखे थे उसमें कुछ बेसिक्स पढ़े हैं और साथ में अपन ने पढ़ लिया है विद्युत अपघट्य सेल कि किस प्रकार से विद्युत अपघट्य सेल में अभिक्रियाएं होती हैं, विद्युत धारा अपन उसमें प्रवाहित करते हैं, उसके फलस्वरूप अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। वो सारी चीज़ें अपन उसमें पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 8 में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। देखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल है, इसको अपन दूसरे नामों से भी जानते हैं, वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल। वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल। विद्युत रासायनिक सेल के ये अपन इस तरह से इन नामों से भी इनको अपन जानते हैं। अब देखिए, विद्युत रासायनिक सेल है, उसकी तुलना एक मोटे मोटे तौर पर विद्युत अपघट्य सेल से अगर अपन कर लें, अपन ने पहले भी ये तुलना करी हुई थी, लेकिन अभी अपन इसको विद्युत रासायनिक सेल को पढ़ रहे हैं तो एक बार तुलना करना और आवश्यक हो जाता है। विद्युत अपघट्य सेल और विद्युत रासायनिक सेल दोनों की तुलना कर रहे हैं एक बार। देखिए, विद्युत अपघट्य सेल में क्या हुआ कि आपने कोई विद्युत अपघट्य का कोई विलयन लिया है, उसमें इलेक्ट्रोड लगाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी, उसके फलस्वरूप विद्युत अपघट्य विलयन में अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। ऋणायन है वो एनोड पर जाकर ऑक्सीकृत हो जाता है। ऋणायन कहां जाता है? एनोड पर। और क्या हो जाएगा? ये अभिक्रिया कौन सी है? ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकरण हो रहा है। धनायन है वो कहां गया? कैथोड पर। और वहां उसका क्या हुआ? अपचयन हुआ। यह अभिक्रियाएं संपन्न हुई, आपने विद्युत धारा प्रवाहित करी और एनोड और कैथोड पर इस तरह से ये अभिक्रियाएं संपन्न हुई। अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते तो ये अभिक्रियाएं संपन्न नहीं होती। तो इसका मतलब इस विद्युत अपघट्य सेल में क्या हो रहा है? विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तो विद्युत अपघट्य सेल में विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। अब चूंकि विद्युत ऊर्जा का स्रोत आपने लगाया, विद्युत ऊर्जा आपने प्रवाहित करी, इसका मतलब ये जो परिवर्तन है ये अपने आप नहीं हो रहा है, ये आपने करवाया है, आपने बाहर से स्रोत जोड़ा है। तो विद्युत अपघट्य सेल में जो प्रक्रम है वो कैसा है? अस्वतः होता है, अपने आप संपन्न नहीं होता है, आपने करवाया है उसको। और जो अस्वतः प्रक्रम होते हैं उनके लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है? शून्य से ज्यादा होता है, मतलब धनात्मक होता है। तो विद्युत अपघट्य सेल के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान धनात्मक है। इन सेलों में देखिए, ऋणायन कहां जा रहा है? एनोड पर जा रहा है। अपन जानते हैं कि कोई भी आवेश एक दूसरे को आकर्षित तभी कर पाएंगे जब वो एक दूसरे से विपरीत होंगे। तो ऋणायन एनोड की तरफ जा रहा है, इसका मतलब एनोड पर कैसा आवेश है? एनोड धनावेशित है, एनोड है वो पॉजिटिव है। और चूंकि कैथोड पर देखिए क्या जा रहा है? धनायन जा रहा है,
इसका मतलब कैथोड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो जो विद्युत अपघट्य सेल है उनमें एनोड धनावेशित इलेक्ट्रोड है और कैथोड है वो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड है। इन चीजों के बारे में अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो मोटे मोटे तौर पर विद्युत अपघट्य के ये गुण अपन ने पढ़े। विद्युत रासायनिक सेल है, इससे जस्ट उल्टा होता है, विपरीत होता है। उसमें क्या करते हैं अपन, उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उनमें किसी विशेष प्रकार के रसायन हैं, उनके विलयन बने होते हैं और उनमें इलेक्ट्रोड लगाकर उन्हें आपस में एक चालक तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसमें बाहर से कोई विद्युत धारा का स्रोत नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो सेल के इलेक्ट्रोडों के विलयन हैं, उन विलयनों में अभिक्रियाएं होती हैं। उन अभिक्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसको अपन डिटेल में देखें कैसे होता है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। तो इसमें देखिए क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया हुई सेल के अंदर, उस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हुआ। तो मतलब रासायनिक ऊर्जा किसमें बदली, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो इससे उल्टा हो गया कि नहीं, इसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल रही थी विद्युत अपघट्य सेल में, और विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। आपने बाहर से कोई विद्युत का स्रोत नहीं लगाया विद्युत रासायनिक सेल में, इसमें सिर्फ आपने ये जो सेल है इसका अरेंजमेंट कर दिया। सेल में अपने आप अभिक्रिया संपन्न हो रही है और विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, स्वतः हो रहा है, अपने आप हो रहा है, आपके द्वारा करवाया नहीं जा रहा है। तो ये प्रक्रम कैसा है, स्वतः प्रक्रम होता है, अपने आप होने वाला प्रक्रम है। और इनके लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान 0 से कम है, अर्थात नेगेटिव है। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो नेगेटिव होता है, 0 से कम होता है। अब इसमें जो एनोड है विद्युत रासायनिक सेल में, वो एनोड नेगेटिव होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और जो कैथोड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है विद्युत रासायनिक सेल में। ये जो आवेश है, ये आवेश देखिए विद्युत अपघट्य सेल से विपरीत है। यहां विद्युत अपघट्य सेल में एनोड धनावेशित था, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋणावेशित है। विद्युत अपघट्य सेल में कैथोड ऋणावेशित था और विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड है वो धनावेशित है। ठीक है, ये आवेश एनोड पर ऋणावेश कहां से आया, कैथोड पर धनावेश कहां से आया, ये अपन जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब ये अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन दोनों में एक समानता है। समानता देखिए क्या है, ये तो सारे अंतर हो गए, समानता देखिए क्या है। सेल चाहे कोई सा भी हो, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन संपन्न होती है, और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन रिएक्शन संपन्न होती है, रिडक्शन अभिक्रिया संपन्न होती है। देखिए यहां पर भी एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहां भी एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर अपचयन, यहां भी कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये दोनों में समानता भी है। तो अपन क्या कहेंगे कि सेल चाहे कोई सा भी हो, विद्युत अपघट्य सेल हो चाहे विद्युत रासायनिक सेल हो, कोई सा भी सेल हो, उसमें एनोड उस इलेक्ट्रोड को कहेंगे जिस पर ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं, और कैथोड उस इलेक्ट्रोड को कहेंगे जिस पर अपचयन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। आवेश के आधार पर किसी भी इलेक्ट्रोड को एनोड या कैथोड नहीं कहते हैं, उन पर होने वाली अभिक्रियाओं के आधार पर इन्हें एनोड या कैथोड कहते हैं। तो ये देखिए मोटे मोटे तौर पर अपने विद्युत अपघट्य सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अपन ने तुलना करी। विद्युत अपघट्य सेल को डिटेल में पढ़ चुके हैं, अब अपन पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल या वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल। देखिएगा गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल में देखिए क्या है। जैसे अपन एक उदाहरण ले लेते हैं,
ये है जिंक धातु की छड़ और इसे आपने डुबोया हुआ है जिंक आयनों के विलयन में। जिंक आयनों के विलयन के रूप में मैं ले रहा हूं, मान लो ZnSO4, और ये छड़ है जिंक धातु की छड़ है, रोड है, जिंक रोड है ये। दूसरा आपने इसका भाग लिया ये है कॉपर की छड़ Cu रोड, और उसको आपने डुबोया हुआ है कॉपर आयनों के विलयन में। ये है CuSO4 का जलीय विलयन, ये ZnSO4 का जलीय विलयन। ठीक है, दोनों विलयन हैं, उन दोनों विलयनों को या तो किसी सरंध्र दीवार के द्वारा आपस में संपर्क में रखते हैं या किसी लवण सेतु के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं। ये कोई यू आकार की नलिका है। देखिए लवण सेतु, बीच में मैंने यहां लवण सेतु, सेतु मानी ब्रिज, जो दोनों विलयनों को आपस में जोड़ता है। लवण सेतु में है क्या? लवण सेतु में एक यू आकार की कांच की नलिका है, ये वाली, और उसमें कोई लवण भरा हुआ है, प्रबल विद्युत अपघट्य है, मतलब लवण भरा हुआ है, ये लवण भरा हुआ है इसमें। और इसके दोनों जो मुख हैं वो ग्लास वूल के द्वारा इस तरह से बंद किए हुए हैं, ये ग्लास वूल, और इसमें लवण भरा हुआ है। लवण के रूप में आप क्या ले सकते हैं, जैसे KCl लिया, Na2SO4 लिया, ये लवण इसमें भरा है। इसका उपयोग क्या है, क्या क्या कार्य करेगा वो अपन देखेंगे। ठीक है, दोनों छड़ों को आपने इस तरह से गैल्वेनोमीटर की सहायता से आपस में जोड़ दिया, ये है कुंजी, गैल्वेनोमीटर की सहायता से आपने इसमें जोड़ा हुआ है। तो ये मोटे मोटे तौर पर आपके सामने ये डेनियल सेल आपके सामने ये बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये जो बाहर दोनों इलेक्ट्रोडों को आपने एक तार के द्वारा जोड़ा हुआ है जो सुचालक है, इसे कहते हैं बाह्य परिपथ। ये परिपथ कैसा है? बाह्य परिपथ। और ये जो आपने लवण सेतु के द्वारा दोनों विलयनों को आपस में जोड़ा हुआ है, ये है इसका आंतरिक परिपथ। आंतरिक परिपथ क्लियर है? अब देखिए ये जो बाह्य परिपथ है इसमें ये कुंजी लगी हुई है। अगर इस कुंजी को ऑन कर दें तो अपन कह देंगे बाह्य परिपथ है वो बंद हो गया, मतलब चालू हो गया। यहाँ पे बाह्य परिपथ दो कंडीशन होती है, एक तो खुला और एक बंद। खुले का मतलब यहां से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, और बंद है इसका मतलब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। बाह्य परिपथ को अगर अपन बंद कर दें तो क्या कंडीशन होगी, और खुला रख दें मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो कंडीशन क्या होगी। देखिएगा, जब किसी धातु को उसी धातु के विलयन के संपर्क में रखते हैं तो धातु और धातु आयन के बीच में एक साम्य स्थापित हो जाता है। जैसे ये जिंक धातु को आपने जिंक आयनों के विलयन में रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, जिंक धातु से जिंक परमाणु ऑक्सीकृत होकर Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऑक्सीकृत होते हैं, बनाते हैं ये Zn2 आयन, और Zn2 आयन अपचयित होकर पुनः जिंक धातु में परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये तो इस चैम्बर में इस तरह का साम्य स्थापित हो जाता है। कौन सी स्थिति में? जब बाह्य परिपथ खुला है। कॉपर इलेक्ट्रोड वाले क्षेत्र में क्या होगा, कॉपर धातु है उसका कॉपर आयनों के साथ इस तरह से साम्य स्थापित हो जाएगा। ये ऑक्सीकृत हो रहा है और कॉपर आयन बना रहा है, कॉपर आयन अपचयित होकर वापस कॉपर धातु पर इस तरह से परमाणु के रूप में ये इकट्ठा हो रहे हैं। कौन सी कंडीशन में ये साम्य स्थापित हो रहा है? जब
बाह्य परिपथ खुला है। लेकिन जब बाह्य परिपथ बंद है, दोनों इलेक्ट्रोडों को आपने संपर्क में रख दिया, तो क्या होगा? उस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा, जिसके धातु की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, और उस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होगा, जिसके धातु की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति कम होगी। यह ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति किस आधार पर है? ये अपन इलेक्ट्रोड विभव जब आगे पढ़ेंगे, एक विद्युत रासायनिक सारणी भी अपन आगे पढ़ेंगे, उसके आधार पर अपन अच्छे से समझ लेंगे इसको। लेकिन अभी आप ये देखिए कि उस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा जिसके धातु की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज्यादा है। जिंक की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति कॉपर से ज्यादा है। जिंक धातु है, उसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति कॉपर से ज्यादा है। तो जब इनको आपस में जोड़ देंगे आप, इस की को ऑन कर देंगे, बाह्य परिपथ बंद हो जाएगा, विद्युत धारा का प्रवाह देखिए कैसे चालू होगा। जिंक की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज्यादा है, तो एट जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या होगा? जिंक की छड़ में से जिंक परमाणु का ऑक्सीकरण होगा। यहां जिंक की छड़ है, इसमें से जिंक परमाणुओं का ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो Zn2+ आयन है वो विलयन में प्रवेश करेंगे, और इलेक्ट्रॉन कहां रह गए? इलेक्ट्रॉन आ गए छड़ में। तो ये जो छड़ है ये विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित होती जा रही है, तो ये प्रक्रिया इसमें चलेगी। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस जिंक की छड़ से होते हुए किधर जा रहे हैं? कॉपर की छड़ में प्रवेश करते हैं। तो एट कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कहां आ गए? कॉपर की छड़ में आ गए, ये इलेक्ट्रॉन आ गए यहां पर। तो Cu2+ आयन है जो विलयन में है, वो छड़ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और अपचयित होकर इस कॉपर की छड़ पे चिपक जाता है। Cu2+ विलयन में है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और Cu ठोस के रूप में ये इलेक्ट्रोड पर प्राप्त हो जाता है। तो देखिए क्या हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कॉपर छड़ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? है ना? क्यों? जिंक के ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति कॉपर से ज्यादा है, इसलिए जिंक का तो ऑक्सीकरण होगा और कॉपर का अपचयन होगा। और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे अपन क्या कहते हैं? एनोड। तो जिंक इलेक्ट्रोड है वो एनोड की भांति कार्य करता है, और कॉपर इलेक्ट्रोड पर चूंकि अपचयन हो रहा है तो ये क्या हो गया? कैथोड हो गया। तो जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह कार्य करता है। हो गया? ये एनोड की अभिक्रिया है, ये कैथोड की अभिक्रिया होती है। सेल का आधा भाग जिंक वाला, सेल का आधा भाग कॉपर इलेक्ट्रोड वाला। तो इन जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड को अपन अर्ध सेल भी कह सकते हैं। तो एनोड अर्ध सेल अभिक्रिया जिंक के ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया हो गई, और कैथोड अर्ध सेल अभिक्रिया कॉपर के अपचयन वाली अभिक्रिया हो गई। दोनों अभिक्रियाओं को अगर अपन जोड़ दें तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त हो जाती है। जोड़ेंगे जब तक क्या होगा देखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, इधर Zn ठोस प्लस Cu2+ जलीय विलयन क्या बना? Zn2+ एक्वस प्लस Cu ठोस। ये इस सेल की संपूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त हो जाती है। सिंपल सी बात है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर से किधर हुआ? एनोड से कैथोड की तरफ हुआ।
तो विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर होगा? अपन जानते हैं विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा से विपरीत होता है। तो विद्युत धारा मतलब I की दिशा हो जाती है कैथोड से एनोड की तरफ। क्लियर है चीज? ठीक है। अब देखिए एनोड पर क्या हो रहा है। एनोड पर जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। Zn2+ आयन विलयन में मिलते जा रहे हैं और छड़ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होते जा रहे हैं। तो विलयन में तो धनावेश बढ़ता जा रहा है और इलेक्ट्रोड पर ऋणावेश बढ़ता जा रहा है। तो इलेक्ट्रोड है वो अपने विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो गया कि नहीं? तो एनोड है वो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड है। कैथोड पर क्या हो रहा है? विलयन में से Cu2+ आयन का तो अपचयन हो गया और विलयन में क्या था? विलयन में था कॉपर सल्फेट, जिसमें से Cu2+ आयन है उसका अपचयन हो गया। तो विलयन में क्या बच गया? सल्फेट आयन बच गए। तो विलयन में छड़ के सापेक्ष ऋणावेश बढ़ता जा रहा है, या फिर अपन कहें छड़ है उस पर आवेश का मान विलयन की तुलना में अपन कहेंगे छड़ धनावेशित होता जा रहा है और विलयन है वो ऋणावेशित होता जा रहा है। तो कैथोड इस विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड कैसा हो गया? धनावेशित हो जाता है। सिंपल सा प्रक्रम है। अब बात करते हैं इस लवण सेतु की। लवण सेतु का काम क्या है देखिएगा। लवण सेतु बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। लवण सेतु पर टिप्पणी लिखिए। देखिए क्या है। जब ये सेल कार्य कर रहा है, अभिक्रियाएं संपन्न हो रही है, इलेक्ट्रोडों पर एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है और विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा है। आपने बाहर से कोई विद्युत धारा प्रवाहित करी क्या? नहीं करी। सिर्फ रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, उसके फलस्वरूप ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा का उत्पादन हो गया। तो प्रक्रम कैसा है? स्वतः अपने आप होने वाला ये प्रक्रम है। लवण सेतु देखिए क्या है। लवण सेतु का तो पहला काम कि यह दोनों इलेक्ट्रोडों के विलयनों को आपस में जोड़ता है, मतलब सर्किट पूर्ण करता है। पहला काम। इसकी उपस्थिति में सर्किट पूर्ण हुआ, दोनों विलीनों को जोड़ रहा है। लवण सेतु है वो एक यू आकार की कांच की नलिका है जिसके मुख ग्लास वूल से बंद हैं। ग्लास वूल ऐसा यौगिक है या पदार्थ है जिसमें से आयन है वो पारगमित हो सकते हैं। इसमें कोई लवण भरा हुआ है, जैसे KCl है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये लवण भरे हुए हैं। होगा क्या देखिए, जैसे जैसे ये विद्युत रासायनिक सेल कार्य करेगा, एनोड वाले भाग में देखिए विलयन में क्या बढ़ रहा है? Zn2+ आयन की सांद्रता बढ़ती जा रही है। छड़ ऑक्सीकृत होता जा रहा है, छड़ पतला होता जा रहा है। धीरे धीरे जिंक छड़ विलयन में घुल रहा है, विलयन धनावेशित होता जा रहा है। कैथोड भाग में देखिए क्या हो रहा है? कॉपर सल्फेट में से Cu2+ का तो अपचयन हो गया, तो कॉपर है वो इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाएगा, तो कॉपर की छड़ मोटी होती जा रही है। तो धीरे धीरे कॉपर की छड़ मोटी होती जाएगी और जिंक की छड़ पतली होती चली जाएगी। विलयन में कॉपर आयन अपचयित हो गए तो विलयन में किसकी सांद्रता बढ़ गई? सल्फेट आयन की सांद्रता बढ़ गई। तो विलयन ऋणावेशित होता जा रहा है, इधर एनोड में विलयन धनावेशित होता जा रहा है। इससे क्या होगा? विलयन पर धनावेश बढ़ने से यह धनावेश एनोड के जो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे थे उनको पीछे की तरफ आकर्षित करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों का एनोड से कैथोड की तरफ प्रवाह है वो कम हो जाएगा। इधर सल्फेट आयन जो ऋणावेश बढ़ा रहे हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी ऋणावेशित हैं, विलयन में भी ऋणावेश बढ़ रहा है। विलयन का ऋणावेश एनोड की तरफ से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेंगे, इसको आसानी से आने नहीं देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? विद्युत धारा कम हो जाएगी, इस सेल की कार्य क्षमता घट जाएगी।
इस अतिरिक्त आवेशों को नष्ट करने के लिए इस लवण सेतु का उपयोग कर रहे हैं। यहां जो अतिरिक्त धनावेश उत्पन्न हुआ उसको नष्ट देखिए कैसे करेंगे। लवण सेतु में से ऋणायन लवण सेतु में से ऋणायन जैसे सोडियम सल्फेट है उसमें से क्या जाएगा इस विलयन में, सल्फेट आयन प्रवेश करेंगे। सल्फेट आयन इस अतिरिक्त धनावेश को उदासीन कर देंगे तो अतिरिक्त धनावेश उत्पन्न नहीं हो पाएगा। यहां विलयन कैसा हो रहा है, कैथोड वाले में ऋणावेशित, मतलब सल्फेट आयन की सांद्रता बढ़ती जा रही है। तो लवण सेतु में से सोडियम प्लस आयन या पोटेशियम प्लस आयन इस विलयन में प्रवेश करेंगे और इस अतिरिक्त ऋणावेश को उदासीन कर देंगे। तो एनोड पर उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त धनावेश को लवण सेतु से प्राप्त ऋणायन उदासीन कर देते हैं। कैथोड के विलयन में उत्पन्न अतिरिक्त ऋणावेश को लवण सेतु से प्राप्त धनायन है वो उदासीन कर देते हैं। तो कोई से भी इलेक्ट्रोड पर अतिरिक्त आवेश उत्पन्न नहीं होगा और बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। अब देखिए हो क्या रहा है, विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बाह्य परिपथ में होता है एनोड से कैथोड। तो बाह्य परिपथ में तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, लेकिन आंतरिक परिपथ जो आपने देखा, इस आंतरिक परिपथ में किसका प्रवाह हो रहा है, आयनों का प्रवाह हो रहा है। तो विद्युत रासायनिक सेल के आंतरिक परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है और बाह्य परिपथ में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो लवण सेतु क्या है वो अपन ने देखा, कार्य क्या है, सर्किट पूर्ण करता है। एनोड व कैथोड जो इलेक्ट्रोड हैं उनके विलयनों को उदासीन रखता है, दूसरा कार्य हो गया। तीसरा कार्य, आंतरिक परिपथ में आयनों के प्रवाह द्वारा विद्युत का प्रवाह करता है। आंतरिक परिपथ में जो विद्युत का प्रवाह हो रहा है वो आयनों के द्वारा हो रहा है और वो लवण सेतु के द्वारा आयनों का प्रवाह होता है, मतलब विद्युत का प्रवाह हो रहा है। तो ये मोटे मोटे तौर पर लवण सेतु के कार्य हो गए। अब ये विद्युत रासायनिक सेल कब तक कार्य करेगा, देखिए इसकी कंडीशन क्या है, कब तक ये कार्य करता रहेगा। अभी अपन देख रहे हैं कि एनोड पर या जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक का ऑक्सीकरण होकर ये विलयन में घुलता जाता है, मतलब समय के साथ यहाँ पर जो जिंक की छड़ है वो विलयन में घुलती चली जाती है। कॉपर इलेक्ट्रोड या कैथोड पर देखिए क्या है, विलयन में से Cu2 प्लस आयन अपचयित होकर कॉपर छड़ पे जमा होते चले जाते हैं। तो क्या होता चला जाएगा, जिंक की छड़ समय के साथ विलयन में घुलती जाएगी, पतली होती जाएगी और कॉपर की छड़ है वो समय के साथ मोटी होती चली जाएगी। तो जब तक जिंक की छड़ विलयन में नष्ट नहीं हो जाती, पूरी तरह काम में नहीं हो जाती, विद्युत धारा का प्रवाह होता चला जाता है। दूसरा, यहां Cu2 प्लस आयन का अपचयन हो रहा है, तो जब तक इस विलयन में Cu2 प्लस आयन उपस्थित है, कॉपर सल्फेट इस विलयन में उपस्थित है, इसका अपचयन होता रहेगा और विद्युत का प्रवाह होता रहेगा। तो एनोड पर तो जिंक की छड़ पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाती तब तक, कैथोड में कॉपर सल्फेट विलयन पूर्णतः अपचयित नहीं हो जाता तब तक विद्युत धारा का प्रवाह होता रहेगा। दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन है लवण सेतु इसमें लगा हुआ है। अगर लवण सेतु हटा लेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो लवण सेतु जब तक लगा हुआ है विद्युत धारा का प्रवाह होगा और बाह्य परिपथ बंद है। अगर बाह्य परिपथ को अपन खोल दें, मतलब कनेक्शन हटा दें, तो विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। तो बाह्य परिपथ भी कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो बाह्य परिपथ बंद हो, जिंक की छड़ उपस्थित हो, कैथोड में कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर सल्फेट उपस्थित हो,
आंतरिक परिपथ में लवण सेतु लगा हुआ हो, इन सब कंडीशंस में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता रहेगा, विद्युत धारा का प्रवाह होता रहेगा। तो ये है, इसमें देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं हुई और इन रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हुआ, स्वतः हुआ। डेल जी का मान इनके लिए ऋणात्मक होता है। बहुत ही सिंपल सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये था गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल या विद्युत रासायनिक सेल। एक उदाहरण से अपन ने इसको समझा। अब विद्युत रासायनिक सेल के बहुत सारे गुण हैं, किस तरह से उसको प्रदर्शित किया जाता है, किस तरह से अपन ने देखा कि जिंक पर ऑक्सीकरण ही क्यों हुआ, कॉपर इलेक्ट्रोड पर अपचयन ही क्यों हुआ, ऐसा क्या गुण है इनके अंदर। तो ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। तो आप घर पे रहिए, हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।